हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN। स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। इकोनॉमिक्स के 12th क्लास जो मेरी फर्स्ट बुक थी, मैंने सेकंड बुक पहले स्टार्ट करवाई थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के आई थिंक आपको 3 चैप्टर्स मैं करवा चुकी हूँ, उनकी PDF मैं भेज चुकी हूँ। सो आप लोग अपनी कॉपीज़ में इसे कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट मैं बुक शुरू कर रही हूँ अब, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट इसमें क्लास 11th लिखा हुआ है, ये गलत है। आप ये नहीं सोचना कि ये 11th क्लास की है, क्योंकि 11th क्लास में आपके स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स चलती थी, तो वो 2 बुक्स थी। 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, 2 बुक्स है। तो फर्स्ट बुक हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एंड सेकंड बुक हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। सो फर्स्ट बुक का मैं ये फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करवा रही हूँ। सो आप इसे ध्यान से देखना कि मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और क्या है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है वो है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के वक्त या उस समय या उससे पहले का वक्त जो था, उसमें हमारी एग्रीकल्चर या हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या था। सो मैं आज यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अगर जिसके पास बुक नहीं है तो वो स्क्रीन से मैं लाइन टू लाइन बता रही हूँ, सो आप कंप्लीट करते जाएं। स्टूडेंट फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन से शुरू कर रही हूँ कि इंट्रोडक्शन क्या है इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स डेवलपमेंट एज जो आज हमें इंडियन इकोनॉमी दिख रही है, क्या वास्तव में वो बहुत टाइम पहले से हमारे पास ऐसी है? नहीं। हाउएवर इट इज इक्वल इम्पॉर्टेंट नाउ समथिंग अबाउट द कंट्री इकोनॉमिक पास्ट इवन एज यू लर्न अबाउट इट्स प्रेजेंट स्टेट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स। आपने जो अभी देख रहे हैं, क्या वास्तव में ये डेवलपमेंट हमारा शुरू से ऐसा आज तक का इंडियन इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है, क्या वो आज ही हुआ है? नहीं, ये कॉलोनियल पीरियड से चल रहा है और इसके अंदर क्या क्या बताया गया है वो मैं आज आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। सो इसके अंदर हम आज यहाँ पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी कि क्या थी हमारी, कि हमारे उसके इंडिपेंडेंस हो गया उसके बाद हमारी क्या स्ट्रेटेजी बनी। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज नॉट जस्ट करंट मेकिंग। क्या वास्तव में ये आज की नहीं है? इट हैज़ टू रूट्स स्टेप ऑफ हिस्ट्री। ये हिस्ट्री पुराने टाइम से चली आ रही है कि डेवलपमेंट करना आज के लोगों ने नहीं किया, ये डेवलपमेंट हमारी हिस्ट्री पास्ट टाइम से चला आ रहा है। पर्टिकुलरली इन द पीरियड व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर में थी, विच लिस्टेड आर अमॉन्ग ऑलमोस्ट 2 कंट्रीज बिफोर सेंचुरीज बिफोर इंडियाज फाइनली वोन द इंडिपेंडेंस। तो इंडिया क्या था, सबसे पहले आपको पता है ब्रिटिश रूल के अंडर में था। उस समय से हमारा जो डेवलपमेंट था उस समय क्या था, जब नीचे आ गया था पूरा, तो 2 कंट्रीज 2 सेंचुरी बिफोर लिस्टेड ऑलमोस्ट 2 सेंचुरी बिफोर इंडियाज फाइनली वोन। और इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस कब प्राप्त करी थी? 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने इंडिपेंडेंस प्राप्त करी थी। ये आपको पता होना चाहिए। द सोलो पर्पज ऑफ ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना पर्पस क्या रखा था कि कॉलोनियल रूल को इंडिया के अंदर बनाए रखना और ब्रिंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर। और इंडिया को उन्होंने क्या बना दिया था? सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर के रूप में काम करने वाला ही बता दिया था। कि इंडिया की एग्रीकल्चर को क्या था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि इंडिया जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर सप्लाई ही करेगी। और इज रैपिडली एक्सपेंडेड मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड इंडस्ट्रीज बेस्ड। और उन्होंने क्या किया था कि इंडिया अपनी रॉ मटेरियल्स देगा सिर्फ इंडस्ट्रियल बेस पे, मतलब इंडस्ट्रियल को रॉ मटेरियल इंडिया के द्वारा ही दिया जाएगा। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इन एसेंशियल फॉर एनी असेसमेंट ऑफ द काइंड ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट विच आर द इंडियन इकोनॉमी हैज़ बीन एबल टू अटेंड ओवर द लास्ट 6.5 डिकेड्स। ये आप लोगों ने देख रखा है कि हमारा जो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो कैसे हो। अब हमारा यहाँ स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो आ रहा है कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उस समय जो लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट था हमारा कॉलोनियल रूल में, वो क्या था? इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल थ्रू एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स। आपको पता है इंडियन क्या है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है। तो इंडिया के अंदर मेन जो लोग थे वो किसके अंदर इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चर के अंदर। सारे जो लोग थे वो उनका जीवन यापन किससे चल रहा था? एग्रीकल्चर से। द कंट्री इकोनॉमी
वॉज कैरेक्टराइज बाय वेरियस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर एक्टिविटीज़, परंतु कंट्री की जो इकोनॉमी थी उसके अंदर अलग अलग तरह की मैन्युफैक्चर एक्टिविटीज़ भी हो रही थी। इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नॉन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लाइक सिल्क, कॉटन, ये फेमस थी उस समय। मेटल, प्रीशियस स्टोन, ये सारे काम उस समय होते थे, इनके लिए इंडिया फेमस था वर्ल्ड में। दीज प्रोडक्ट enjoy a worldwide market based on the reproduction of the fine quality of material used by the high standard of craftsmen seen all the imports of the India। जब उस समय हमारा इंडिया का जो इम्पोर्ट होता था, उस समय वो इंडिया का जो इम्पोर्ट बताया गया था वो ये बताया गया था कि किस ढंग से अच्छा मटेरियल यूज़ करते थे क्राफ्टमैन, और अच्छी मतलब उनका स्टैंडर्ड अच्छा था, जो बाहर इम्पोर्ट होता था सामान वो बहुत अच्छे ढंग से होता था। द इकोनॉमिक पॉलिसीज परचेज बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी इंडिया के प्रति वो क्या थी, उनको था कि प्रमोशन करना, इकोनॉमिक प्रमोशन तो करेंगे, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। होम कंट्री मतलब कि जो उनका खुद का कंट्री था उसके आधार पर वो होम कंट्री जो ब्रिटिश के लिए उसको डेवलप्ड करना था। द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना था उनको, वो किसके आधार पे करना था, अपनी कंट्री को, क्योंकि ये रॉ मटेरियल दे रहा था इंडिया और वो लोग परचेज कर रहे थे इसको, और अपना मार्केट तैयार कर रहे थे। किसके लिए वो मार्केट तैयार कर रहे थे, अपने खुद के होम कंट्री के लिए, जो कि मैन्युफैक्चर कराई जाती है। सॉरी स्टूडेंट, वापस स्टार्ट करती हूँ मैं। यहाँ हमने देखा, इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑफ होम कंट्री देन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सच पॉलिसीज, कुछ पॉलिसीज बनाई गई थी किसके द्वारा, कॉलोनियन उनके द्वारा ही। बॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी को चेंज करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई गई थी, जिसे ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्रीज इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, जिसे हम क्या कह सकते हैं कि वो सप्लाई करता था रॉ मटेरियल का, एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन, और ब्रिटेन जो था वो फिनिश गुड्स का क्या था, परचेसर था। ठीक है। द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम। गवर्नमेंट रूल जो थी उस समय, उन्होंने ये कभी नहीं देखा था कि इंडिया की नेशनल इनकम क्या है या पर कैपिटल इनकम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितनी है। Some individual attempts which were made to measure such incomes yield conflicting and inconvenient result। उसके द्वारा क्या हुआ, हमें रिजल्ट जो मिला वो हमारी पर कैपिटल इनकम बहुत नीचे थी। Among the notable estimate दादा भाई नेरोजी, विलियम देगबाय और वी.के. राव, इन लोगों ने क्या किया था, देसाई, इन लोगों ने क्या किया था, एस्टिमेट किया था कॉलोनियल पीरियड को, और उन्होंने कंसिडर्ड एंड सिग्निफिकेंस किया था कि क्या हमारी नेशनल इनकम वास्तव में ऊपर जाएगी, नहीं। द मोस्ट स्टडी डिड फाइंड दैट, उन्होंने स्टडी करी और पाया कि जो कंट्री की ग्रोथ है वो एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में, जो फर्स्ट हाफ था वॉज लेस 2%, मतलब कि बहुत नीचे आ गई थी, जो कि 0.5% रह गई थी, 2% थी, वो नीचे आती आती हमारी 0.5% रह गई थी लास्ट में आते आते। सो यहाँ पर स्टूडेंट ये बताया कि कॉलोनियल पीरियड के अंदर हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बिल्कुल नीचे था। अब आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है हमारा, एग्रीकल्चर सेक्टर में हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमिक है वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर फंडामेंटली एग्रियन थी, मतलब कि आधा ऊपर हमारा 85% जो कंट्री का पॉपुलेशन था वो मोस्टली विलेजेस में रहता था, अपनी जो लाइवलीहुड करता था वो काहे से करता था, एग्रीकल्चर से करता था। सो वो क्या करते थे, ऑक्यूपेशनल सच एज ए लार्ज पॉपुलेशन, द एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो क्या करता था, वो एक्सपीरियंस सेटिगेशन एंड नॉट इनफेक्युलिटी unusual detroctation agriculture productive become low, though in the absolute terms the sector experienced some growth due to the experience of the aggregate area under cultivation। आपने देखा होगा कि जब कल्टीवेशन होता था तो उस समय क्या होता था, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट थे उन पे उतना जोर नहीं दे पा रहे थे वो लोग, ड्यू टू वो लोग क्या करते थे, सेक्टर्स वाज कॉज मेनली बिकॉज ऑफ द वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। जमींदारी प्रथा चल गई थी उस समय, लैंड सेटलमेंट ऐसा हो गया था कि जो उस समय था वर इंट्रोड्यूस बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया था, जमींदारी सिस्टम चालू कर दिया था, जो कि क्या किया था, देन दे बंगाल प्रेसिडेंसी कंपेयर्स पार्ट ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंट
प्रेजेंट डेज ईस्टर्न स्टेट, आपने देखा होगा कि जो लैंड सेटलमेंट था वो पर्टिकुलरली जमींदारी सिस्टम के अंदर आ गया था, जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी के द्वारा। इंडिया प्रेजेंट डे ईस्टर्न स्टेट, जो कि आज भी ईस्टर्न स्टेट में इंडिया में है। द प्रॉफिट, इसके अंदर जो प्रॉफिट होता था एग्रीकल्चर सेक्टर का, जमींदार सॉरी जमींदार क्या करते थे, उसे कल्टीवेटर से ले लेते थे, परंतु क्या करते थे, जो कल्टीवेटर्स को थे वो पूरा उनको मुनाफा नहीं दे पाते थे। कंसिडरेबल नंबर ऑफ जमींदार्स एंड नॉट जस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि ना तो गवर्नमेंट ने और ना जमींदारों ने किसानों की कोई बात सुनी या किसानों का कोई हक देखा, और वो एग्रीकल्चर की कंडीशन नीचे आती गई। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स वॉज ओनली टू कलेक्ट रेंट, मतलब कि जो जमींदारों का मेन काम क्या था, उनका मेन काम ये था कि कैसे रेंट कलेक्ट करें, मतलब कि लगान कैसे लेवें लोगों से, और एक टाइम पीरियड के बाद उन्हें वो लगान जमा कराना पड़ता था। तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कल्टीवेटर्स दिस कॉज इमेंस मेरली एंड सोशल टेंशन अमोंग द लेटर, क्योंकि वो लगान लेते थे, कमाई होती नहीं थी, तो वो क्या नीचे आती गई उनकी स्थिति। टू ए वेरी ग्रेट एक्सटेंट द टर्म ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट, जो रेवेन्यू सेटलमेंट था वो क्या था, रिस्पॉन्सिबल थे जमींदार। उनके लिए कौन जमींदार, जो जमींदार थे वो अडॉप्टिंग सच एज एटीट्यूड डेट्स, वहाँ एक डेट फिक्स होती थी जब उनको लगान जमा कराना पड़ता था। फॉलोइंग विच द जमींदारी वर द लॉस देयर राइट्स, मतलब अगर वो जमींदार जमा नहीं कराएंगे, अब जमींदारी सिस्टम में वो अगर अपनी रेंट जमा नहीं कराएंगे, जमींदार लोग लगान जमा नहीं कराएंगे आगे, तो वो क्या करते थे, उनकी जमींदारी छीन लेते थे। तो वो डर के मारे बोलो जमींदार क्या करते थे, लो लेवल टेक वो उन लोगों से, किसानों से उनकी ज़मीनें हड़प लेते थे। बिसाइड दिस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी, ये सारी निगलेक्ट, फर्टिलाइजर्स की निगलेक्ट, ऑल एडेड अप टू ग्रेट pluck in the farmers contribution of the decimal level of agriculture productivity, धीरे धीरे इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारी नेशनल इनकम से कम होती गई। देयर वार सम एविडेंस ऑफ, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बताई गई कि ये सारी रिलेटिव हाई यील्ड ऑफ कैश क्रॉप, और धीरे धीरे क्या किया गया, कैश क्रॉप को आगे बढ़ाया गया, मतलब कि जिनसे इनकम होती थी उन क्रॉप्स को लगाने के लिए जमींदार ने क्या किया, फोर्स किया फार्मर्स को, और उन्होंने क्या है ना, बट दिस कुड हेल्प फार्मर इन इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन एज इंस्टेड, उस समय कैश क्रॉप को चलाना, कैश क्रॉप मतलब कि जिनसे पैसा मिल रहा था उन क्रॉप्स को लेने के लिए उन्होंने क्या किया, दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप विच वर टू बी अल्टीमेट यूज बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बैक होम, मतलब कि वो क्या करता था, कैश क्रॉप से पैसा ब्रिटिशर्स के पास ही जा रहा था वापस। डिपॉजिट सम प्रोग्रेस मेड इन इरीगेशन, कुछ इरीगेशन की भी, इंडियाज एग्रीकल्चर वार स्टेप्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन ट्रेसिंग, food control, drainage and desalinization of soil. While a small section of farmers changed the cropping pattern, छोटे जो लोग थे, कई छोटे जो सेक्शन था फार्मर्स का, कुछ लोगों ने मिलके क्या किया, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर दिया, फूड क्रॉप की जगह कमर्शियल क्रॉप अपनाने लगे। लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट स्मॉल फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स नाइदर हैड रिसोर्स, उनके पास ना तो टेक्नोलॉजी होती थी और ना रिसोर्स होते थे, और उनकी स्थिति एग्रीकल्चर के रूप में कम होने लगी। सो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्लीट हुआ स्टूडेंट, वीडियो लंबा हो जाता है, सेकंड पार्ट में इसका और आपको दे रही हूँ। सो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे वाले पार्ट में देखेंगे, कंप्लीट इट। थैंक यू।